देखिए, कल तक हमने सेक्शन 107 डिस्कस किया था और सेक्शन 107 में हमने डिस्कस किया था कि अबेटमेंट क्या होता है। अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, इसका डिस्कशन हमने कर लिया था, बट वो कंप्लीट नहीं था और काफी चीजें उसके अंदर बच गई थी। मैंने कुछ केस लॉ भी आपको बताए थे और उसके अलावा कुछ केस लॉ यहाँ पे मैंने और लिखे हैं। मैं आपको इसमें से बेसिक पॉइंटर्स बताता हूँ, बाकी सारे पॉइंटर आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अबेटमेंट का जो ऑफेंस होता है, इट इज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफेंस। इस चीज को याद रखिएगा, यानी कि ये कोई जॉइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल नहीं है कि आप भी उस ऑफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे जो किसी ने किया है, या जो ऑफेंस आपने किसी के साथ मिलकर किया है आप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। यहाँ पे अबेटमेंट जो है वो अपने आप में एक सेपरेट ऑफेंस होता है। ठीक है, ये इस चीज को याद रखना। जैसे कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ये अपने आप में एक ऑफेंस होता है। ठीक है, उसके बाद in order to proceed against a person for criminal offense under section 107, the prosecution must prove the element of mens rea। ये मेंस रिया क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। गिल्टी इंटेंशन को मेंस रिया कहा जाता है। सेक्शन 107 में अगर किसी पर्सन को प्रोसीड करना है, यानी कि अबेटमेंट ऑफ थिंग का चार्ज अगर किसी के ऊपर लगाना है, तो प्रोसिक्यूशन को यह प्रूव करना पड़ेगा कि उसने ये अबेटमेंट किसी गिल्टी इंटेंशन से किया था। यानी मेंस रिया का जो एलिमेंट है वो यहां प्रूव करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट, द अबेटर मस्ट बी शोन टू हैव इंटेंशनली एडेड टू द कमीशन ऑफ द क्राइम। मेयर प्रूफ दैट द क्राइम चार्ज would not have been committed without the involvement and interposition of the alleged abetter is not enough compliance with the requirement of section 107। हमने देखा था कि सेक्शन 107 में अगर किसी के ऊपर चार्ज लगाना है तो वो व्यक्ति जो कि अबेटर कहलाता है उसे क्या करना होगा, उसे इंटेंशनली ऐड करना होगा किसी क्राइम को होने के लिए। यानी कोई क्राइम होने वाला है, वहां पे वो इंटेंशनली ऐड करेगा, इंटेंशनली सहायता करेगा। सहायता इंटेंशनली करने का मतलब होता है कि वो मदद करेगा इस इंटेंशन से कि ऑफेंस हो। ठीक है, सिर्फ ये प्रूफ हो जाना कि अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो क्राइम नहीं होता, ये सेक्शन 107 का कंप्लायंस नहीं है। यानी सेक्शन 107 का बेसिक एलिमेंट ये होता है कि यहाँ पे ये शो होना चाहिए कि अबेटर ने इंटेंशनली ऐड किया है, इंटेंशनली सपोर्ट किया है। इस सेक्शन के अंदर एक वर्ड यूज हुआ था, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब होता है प्रोवोक करना, इंसाइट करना या इनकरेज करना किसी को कुछ काम करने के लिए। जैसे आप किसी से कुछ करवाने के लिए उससे उत्साहित करते हो, उसे प्रोवोक करते हो, उसे इंसाइट करते हो, उसे इनकरेज करते हो, तो इसे हम इंस्टिगेट बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया यहाँ पे एक केस लॉ था। एक मैरिड गर्ल ने सुसाइड कर लिया, अपने आप को जला लिया अपने इन लॉज के घर पे, यानी कि अपने ससुराल में। हर इन लॉज वर हेल्ड गिल्टी ऑफ अबेटमेंट because they were persistently torturing her for inadequate dowry and had gone to the extent of accusing her of illegitimate pregnancy। एक मैरिड गर्ल ने यहाँ पे फांसी लगा ली थी अपने ससुराल में, और उसने जो फांसी लगाई थी उसके लिए उसके पूरे परिवार वालों को गिल्टी माना गया था अबेटमेंट का, क्योंकि वो उसे परसिस्टेंटली लगातार उसे टॉर्चर करते थे कि डाउरी नहीं लाई है, वो प्रॉपर डाउरी नहीं लाई है, इनएडिक्वेट है, और डाउरी नहीं लाने के कारण टॉर्चर कर करके बहुत हद तक परेशान कर दिया था, तो उसने सुसाइड किया था। तो उस पूरी फैमिली को वहां पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए गिल्टी मान लिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसी चीजें होती है इसके अंदर। फिर इसमें एक वर्ड आता है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है एग्रीमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन टू डू एन अनलॉफुल एक्ट और टू डू अ लॉफुल एक्ट बाय अनलॉफुल मींस। ये भी यहीं पे समझ लो कि कॉन्स्पिरेसी क्यों है यहाँ पे। दो या दो से ज्यादा लोग, मतलब कि मिनिमम दो लोग तो यहाँ पे होना ही चाहिए। दो या दो से ज्यादा लोग जब कोई अनलॉफुल एक्ट करने के लिए या फिर कोई लॉफुल एक्ट बट उसको अनलॉफुल मीन्स से करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, तो कहते हैं कि वो सारे लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। दो या दो से ज्यादा लोग कोई अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे दो पहलू बनते हैं इसके। पहला तो कि वो अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं, और दूसरा
कि एक्ट तो लॉफुल है बट जो तरीका वो चूज कर रहे हैं वो अनलॉफुल है। तो लॉफुल एक्ट को करना बट अनलॉफुल तरीके से, और अनलॉफुल एक्ट को करना, इस चीज के लिए अगर दो या दो से ज्यादा लोगों में कोई एग्रीमेंट होता है, दो या दो से ज्यादा लोगों में कोई एग्रीमेंट होता है, तो उसको कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। ठीक है, एक और चीज, अबेटर यानी कि जो अबेटमेंट करता है, ये जरूरी नहीं है कि वो जिन लोग ने ऑफेंस किया है उनके साथ कॉन्सर्ट करे। कॉन्सर्ट करने का मतलब कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि अबेटर ऑफेंडर्स के साथ अपना माइंड मिलाए, कॉन्स्पिरेसी करे, एग्रीमेंट करे। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। अबेटर का काम बस इतना होता है कि किसी भी तरीके से उसने किसी को अगर अबेट कर दिया कोई ऑफेंस करने के लिए, तो बस उसका काम वहां पे कंप्लीट हो गया। वहां पे ये नहीं देखा जाता है कि जो लोग ऑफेंस कर रहे हैं ये उनके साथ कॉन्सर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनके साथ ये ऑफेंस के बारे में कुछ जानता है या नहीं जानता, ये सब नहीं होता वहां पे। सिर्फ ऑफेंस करने के लिए अबेट कर देना, दैट्स इनफ। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट दोनों एक साथ बताया। अब एक चीज यहाँ से क्लियर हो गया कि एलिमेंट ऑफ अबेटमेंट इन अ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी के अंदर एलिमेंट ऑफ अबेटमेंट हो सकता है, बट कॉन्स्पिरेसी इज समथिंग मोर देन अबेटमेंट। अबेटमेंट में सिर्फ हम सामने वाले को उकसा देते हैं किसी चीज को करने के लिए, ठीक है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी में हम उस सामने वाले के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, जो अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमको पता होती है। तो हम कह सकते हैं कि अबेटमेंट जो है वो एक छोटा फॉर्म है, और कॉन्स्पिरेसी जो है वो अबेटमेंट से थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। बाकी सारे पॉइंटर्स मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा, तो आप वहां से याद कर लीजिएगा। चलिए, ये सेक्शन 107 जो था ये कंप्लीट हो गया। सेक्शन 108 पे आते हैं। अबेटर की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। अबेटर मतलब वो पर्सन हु अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस or the commission of an act which would be an offense if committed by a person not suffering from any physical or mental incapacity। अब इन्होंने यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज में बोला है कि वो व्यक्ति जो किसी ऑफेंस को होने के लिए उकसाता है, जो किसी ऑफेंस के कमीशन के लिए अबेट करता है, किसी को अबेट करता है का मतलब आपने ऑलरेडी 107 में समझ लिया है। दिस अबेट की डेफिनेशन सेक्शन 107 की है। तो अगर आप किसी को कोई ऑफेंस करने के लिए उकसा रहे हो, मतलब आप अबेटर हो। और दूसरी चीज, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी उकसा रहे हो जो अगर कोई फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी वाला व्यक्ति नहीं करेगा, यानी कोई व्यक्ति द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, यानी कोई ऐसा एक्ट करने के लिए उकसाना जो ऑफेंस होता, जो ऑफेंस होता अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसको फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी ना हो। मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना, हमने देखी है, जहां पे फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी होती है किसी को अगर, तो वो व्यक्ति जो करता है वो ऑफेंस नहीं कहलाता है ना। फिजिकल या मेंटल कैपेसिटी अगर किसी को होती है, इनकैपेसिटी, वो व्यक्ति कुछ ऑफेंस करता है, वो ऑफेंस नहीं कहलाता है। तो आप यहाँ पे उस एक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे जो ऑफेंस होगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति करे जो फिजिकली और मेंटली इनकैपेबल हो। ठीक है, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है। देखो अभी अपन इसके इलस्ट्रेशन समझेंगे, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। पहला एक्सप्लेनेशन, इफ अ पब्लिक सर्वेंट is guilty of an illegal omission of duty made punishable by this code and a private person instigate him, then he abates the offense of which such public servant is guilty, though the abater being a private person could not himself have been guilty of that offense। यहां पे एक और चीज देखो, एक पब्लिक सर्वेंट, उसको ड्यूटी करना होती है गवर्नमेंट की तरफ से। एक पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कुछ ड्यूटीज होती है, जो ड्यूटी अगर वो नहीं करेगा तो उसे हम इलीगल ओमिशन बोलेंगे, और वो जो ड्यूटी नहीं कर रहा है उसका इलीगल ओमिशन हमारे आईपीसी में पनिशेबल है। पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटियों का निर्वहन नहीं कर रहा है। ठीक है, सवाल ये उठता है कि एक पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी को इलीगली ओमिट कर रहा है, मतलब कि वो अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहा है, और एक प्राइवेट पर्सन उसे इस चीज के लिए उकसा रहा है। एक प्राइवेट पर्सन उसे इस चीज के लिए उकसा रहा है। सपोज करो मैं उसे उकसा रहा हूं कि मत निभा अपनी ड्यूटी, मत निभा अपनी ड्यूटी। देखो मैं तो प्राइवेट पर्सन हूं,
मैं प्राइवेट पर्सन हूं। अब हुआ क्या कि जो ड्यूटी यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट नहीं निभा रहा है, जो इलीगल ओमिशन यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, वो चीज मेरे लिए तो ऑफेंस नहीं है। मैं तो प्राइवेट पर्सन हूं, मुझे थोड़ी सरकारी काम कर रहा हूं। तो दैट थिंग इज नॉट एन ऑफेंस फॉर मी। वो चीज ऑफेंस सिर्फ उस पब्लिक सर्वेंट के लिए है। यानी ये जो इलीगल ओमिशन यहाँ पे ड्यूटी का किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के लिए है। बट पब्लिक सर्वेंट ये नहीं करे, इसके लिए उसको मैं उकसा रहा हूं। मैं एक प्राइवेट पर्सन हूं, मैं उसे उकसा रहा हूं कि वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाए, तो भी मैं यहाँ पे अबेटर कहलाऊंगा। तो भी मैंने अबेटमेंट किया। किस चीज का अबेटमेंट किया? उस पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी के इलीगल ओमिशन के लिए मैंने अबेट किया, चाहे भले ही वो ऑफेंस प्राइवेट पर्सन के लिए ऑफेंस ना हो। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगी। यानी जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति अबेट कर रहा है, अबेट की हुई चीज उसके लिए भी ऑफेंस हो। ये एक्सप्लेनेशन ये समझाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी को अबेट कर रहे हो कोई ऑफेंस करने के लिए, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो ऑफेंस होगा वो आपके लिए भी ऑफेंस हो, जनरल पर्सन के लिए भी ऑफेंस हो। वो कोई स्पेसिफिक ऑफेंस भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे था पब्लिक सर्वेंट वाला ऑफेंस। ठीक है। के बाद, कमीशन ऑफ एन एक्ट अबेटेड इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। एक और बड़ी क्लियर चीज यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन में दी थी। मैंने कल भी आपको बताया था कि आपने किसी को उकसा दिया, आपने किसी को अबेट कर दिया, आपका काम कंप्लीट हो गया। अब सामने वाला आपके अबेटमेंट के कारण ऑफेंस करता है कि नहीं करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपने कोई एक्ट अबेट किया है, तो वो एक्ट कमिट हो जाए, वो एक्ट हो जाए, ये ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट के लिए जरूरी नहीं है। यानी आपका काम सिर्फ वहीं खत्म हो जाता है जब आपने अबेटमेंट कर दिया। It is not at all necessary that the act you are abating shall be committed, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। उसके बाद, person abated need not have any guilty intention in committing the act abated। जिस व्यक्ति ने अबेट किया वो तो अबेटर कहलाता है, और जिस व्यक्ति को अबेट किया वो पर्सन अबेटेड कहलाता है। तो एक और चीज, जो व्यक्ति अबेट हुआ है यानी जैसे कि मैंने आपको उकसाया, तो यहाँ पे आप अबेट हो गए, तो जरूरी नहीं कि आपका भी कोई गिल्टी इंटेंशन हो उस एक्ट को करने के पहले। ऐसा बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। बस ये देखा जाएगा कि मैंने आपको उकसाया है, और मैंने आपको उकसाया इसलिए आपने वो एक्ट किया। आपका वहां पे गिल्टी इंटेंशन था कि नहीं था, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। और अगर हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, अबेटर पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद, when the abatement of an offense is an offense, the abatement of such an abatement is also an offense। ये वाला एक्सप्लेनेशन समझना, बड़ा घुमा फिरा के दिया है इसमें। बोलना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि when the abatement of an offense is an offense, मतलब कि जब किसी ऑफेंस का अबेटमेंट भी एक ऑफेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सुसाइड हुआ, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ये एक ऑफेंस हो गया। ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लो कि किसी ऑफेंस का अबेटमेंट भी एक ऑफेंस है। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति उस अबेटमेंट का अबेटमेंट करता है, तो वो भी ऑफेंस कहलाएगा। अबेटमेंट का अबेटमेंट भी ऑफेंस कहलाएगा। ठीक है। सपोज कर लो कि मर्डर एक ऑफेंस है ना, और मर्डर का अबेटमेंट यानी अबेटमेंट ऑफ मर्डर ये भी एक ऑफेंस होता। तो यहां पे ऑफेंस क्या हुआ? मर्डर। उसका अबेटमेंट क्या हुआ? अबेटमेंट ऑफ मर्डर। आईपीसी में अबेटमेंट ऑफ मर्डर भी एक ऑफेंस है, मान लो। तो अगर कोई व्यक्ति अबेटमेंट ऑफ मर्डर का अबेटमेंट करता, यानी मैं आपको उकसाता कि तू उसको उकसा कि वो मर्डर कर दे, मैंने आपको उकसा दिया अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए, और मैंने आपको उकसाया तो आपने उस थर्ड पर्सन को जाके उकसा दिया मर्डर के लिए, और उसने मर्डर कर दिया। तो उसने मर्डर किया तो आप तो अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए, और मैं अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। यानी मैंने आपको वो वाला अबेटमेंट किया जिसके कारण आपने उस थर्ड पर्सन को जाके अबेटमेंट किया। थोड़ी लॉजिकल सी चीजें बड़ी है ना, समझ लेना बहुत सिंपल है। इन टोटल बात इतनी सी है कि जब किसी ऑफेंस का अबेटमेंट भी ऑफेंस होता है,
तो ऐसे अबेटमेंट को भी अगर अबेट किया जाए, यानी कि अबेटमेंट का भी अबेटमेंट किया जाए, तो वो भी एक ऑफेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट, नॉट नेसेसरी दैट द अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिटेड। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अबेटर जो है, जरूरी नहीं है कि जो लोग ऑफेंस कर रहे हैं वो उनके साथ अपना दिमाग चलाए, कंसर्ट करे, सारे एग्रीमेंट उनके साथ करे, उसको सब पता हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उसको सिर्फ उसके अबेटमेंट के लिए पनिश किया जाता है बस। यहाँ पे एक बड़ा फेमस केस आता है, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में सेक्शन 306 की बात हुई थी। सेक्शन 306 आप देखोगे तो पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड दिया हुआ है, और सेक्शन 309 देखोगे तो पनिशमेंट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड वहां पे दिया हुआ है। Abatement of attempt to commit suicide is outside the purview of section 306 and it is punishable only under section 309 and read with section 107 of IPC। अब यहाँ पे देखो सेक्शन 306 क्या बोलता है? 306 बोलता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। 306 क्या बोलता है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी किसी को फांसी के लिए, आत्महत्या के लिए उकसाना। और 309 बोलता है अटेम्प्ट टू सुसाइड। अटेम्प्ट टू सुसाइड का मतलब होता है कि आत्महत्या करने की कोशिश करना। एक तरफ आत्महत्या के लिए कोई आपको उकसा रहा है और एक तरफ आप आत्महत्या की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पे एक नया ऑफेंस हमने बना लिया, अबेटमेंट ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। मतलब हमने यहाँ पे किसी को अबेट किया है कि वो सुसाइड करने की कोशिश करे। समझे बात को? क्योंकि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड तो तभी अप्लाई होता है जब सामने वाले की मृत्यु हो जाती है हमारे अबेटमेंट के कारण। हमने अबेट किया और सामने वाला फांसी पे लटक गया और मर गया, तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज बनता है। ठीक है? और अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का मतलब कि जब आत्महत्या सक्सेसफुल नहीं हुई है तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का चार्ज बनता है। ठीक है? तो अगर मान लो कि हमने किसी को अबेट किया कि भाई तू आत्महत्या कर ले, हमने किसी को अबेट किया, उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, लेकिन वो आदमी बच गया। अब चूंकि वो आदमी बच गया तो सुसाइड जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ वो एक अटेम्प्ट टू सुसाइड बन के रह गया। ठीक है? बट वो अटेम्प्ट टू सुसाइड, उसको सुसाइड के लिए अबेट तो हमने किया ना, तो हमने जो ऑफेंस कर दिया वो कौन सा कर दिया? हमने कर दिया अबेटमेंट ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। हमने सुसाइड करने के लिए अबेट कर दिया उसको। सुसाइड करने के लिए हमने उसको अबेट किया, बट सुसाइड सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो बच गया। तो कहा गया कि ये सेक्शन 306 में कवर नहीं होगा। ये सेक्शन 306 में कवर नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 306 में सिर्फ और सिर्फ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड होता है, और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब कि सुसाइड सक्सेसफुल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सुसाइड सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इसीलिए ये चीज यहाँ पे सेक्शन 306 में नहीं आएगी। बट हाँ, इसको सेक्शन 309 के साथ सेक्शन 107 को अप्लाई करके हम पनिश कर सकते हैं। मतलब इसको अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का अबेटमेंट के लिए पनिश कर सकते हैं। ये यहाँ पे इस केस में बोला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं कि उस इंसान को छोड़ दो कि उसने तो भाई किसी ऐसी चीज के अबेटमेंट के लिए, ऐसी चीज का अबेटमेंट किया जो ऑफेंस नहीं होता है। ऐसा नहीं है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एक ऑफेंस होता है, और उस ऑफेंस के लिए अबेट किया मतलब अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। तो अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस भी तो अबेटमेंट ही होता है ना। तो वो चीज है यहाँ पे। तो पनिशमेंट यहाँ पे सेक्शन 309 में दी, 306 में नहीं दी, क्योंकि 306 जो था वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड था और सुसाइड सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ठीक है? ये चीज समझ लो। बाकी ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अबेटमेंट का ऑफेंस एक सब्सटेंटिव ऑफेंस होता है। ठीक है? सब्सटेंटिव ऑफेंस का मतलब होता है कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस होता है, ये एक अपने आप में अलग ऑफेंस होता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफेंडर को अगर कॉन्विक्शन मिलेगा तो अबेटर को भी कॉन्विक्शन मिले, या प्रिंसिपल ऑफेंडर को अगर एक्विटल मिल जाएगा तो अबेटर को भी एक्विटल मिले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर चुका हूं ये चीज बहुत बार, क्योंकि अबेटर ने जो काम किया है वो सिर्फ ये कि उसने अबेटमेंट किया। बाकी ऑफेंस में क्या हुआ, कैसे हुआ, ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अबेटर, द कन्विक्शन ऑफ अबेटर इन नो वे डिपेंड ऑन द कन्विक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। और ये चीज आपको इस केस लॉ गुल्लू साहिब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ईयर 1958 के केस लॉ में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी थी। चलिए सेक्शन 108 ए पे आते हैं। अबेटमेंट इन इंडियन, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। अब आप यहाँ पे एक और चीज समझोगे कि यहाँ पे आउटसाइड इंडिया भी अबेटमेंट चलता है। तो पहली चीज तो ये कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन 1860 यानी कि 1860 में जब आईपीसी बना तब नहीं था, ये आया था 1898 में, यानी कि आईपीसी आने के 38 साल बाद, 38 इयर्स बाद।
और ये सेक्शन की डेफिनेशन को आप पढ़ोगे अगर, तो वहां लिखा है अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड हु इन इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। मतलब कि अगर आप इंडिया में बैठ के किसी ऐसे एक्ट का अबेटमेंट कर रहे हो जो इंडिया के बाहर किया जाएगा, इंडिया के अंदर नहीं किया जाएगा, बट आप इंडिया में बैठ के किसी ऐसे एक्ट का अबेटमेंट कर रहे हो जो इंडिया के बाहर किया जाएगा, और वो एक्ट अगर इंडिया में होता तो ऑफेंस कहलाता। हमने जब आईपीसी स्टार्ट किया था तो हम एक चीज समझ गए थे कि अगर कोई इंडियन सिटीजन फॉरेन में जाके भी कोई ऐसा क्राइम करता है जो इंडिया में ऑफेंस कहलाता है तो कहा जाएगा कि उसने ऑफेंस किया, चाहे फिर वो फॉरेन कंट्री में कर रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो क्या कर रहा है उससे फर्क पड़ता है। फॉरेन कंट्री में जाके भी तो वो एक ऐसा ऑफेंस कर रहा है ना जो इंडिया में ऑफेंस है। सेम चीज अप्लाई हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी यही सेम चीज लिखी है कि आप इंडिया में रह के किसी ऐसे एक्ट को अबेट करते हो जो फॉरेन में किया जाएगा, बट अगर वो इंडिया में भी होता तो ऑफेंस कहलाता, तो उस चीज के लिए आप अबेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल इंडिया में भी होगे। This section make an abatement in India by a citizen of India of an act committed in a foreign territory, an offence punishable under the IPC if it would constitute an offence if committed in India। एक चीज जरूर यहाँ का इंग्रेडिएंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो चीज जो आप अबेट कर रहे हो वो एक ऐसी चीज होना चाहिए या एक ऐसा ऑफेंस होना चाहिए जो इंडिया में भी ऑफेंस होता। ठीक है, जो इंडिया में भी ऑफेंस होता अगर किया जाता तो। इसमें इलस्ट्रेशन भी दिया है कि एक ए नाम का व्यक्ति है वो इंडिया में है और वो बी नाम के व्यक्ति को जो कि एक फॉरेनर है गोवा में आया हुआ है उसको उकसा देता है कि तू मर्डर कर दे यहाँ पे गोवा में। यहाँ पे ए जो था वो इंडिया का, वो गिल्टी है इस चीज के लिए कि उसने मर्डर को अबेट किया है। ठीक है, और गोवा जो है, यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में आपको एक चीज बड़ी अजीब लगेगी कि ये लोग फॉरेन कंट्री की बात कर रहे हैं लेकिन इनने गोवा को क्यों यहाँ पे लिया है इस इलस्ट्रेशन के अंदर। तो आप इस इलस्ट्रेशन पे ये चीज मार्क कर लो कि ये इलस्ट्रेशन एकदम ऑब्सोलीट हो चुका है, एकदम गलत हो चुका है, खराब हो चुका है। इसको पता नहीं क्यों हमारे लेजिस्लेटर वाले हटा नहीं रहे, जबकि गोवा अब इंडिया का पार्ट है। पहले गोवा एक फॉरेन कंट्री कंसीडर किया जाता था, हमारा इंडिया का पार्ट नहीं था, बट अब वो हमारे इंडिया का पार्ट है। इसलिए इस सेक्शन में ये इलस्ट्रेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। आप गोवा की जगह कुछ भी लिख देना, इंग्लैंड लिख देना, अमेरिका लिख देना, कुछ भी लिख देना, बट गोवा मत लिखना। ठीक है, तो ये गोवा वाला एग्जाम्पल खराब हो चुका है। ठीक है, चलिए सेक्शन 109 पे आते हैं। सेक्शन 109, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट if the act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment। अभी देखो सेक्शन 109 क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनफैक्ट इसके बाद वाले जो कुछ कुछ सेक्शन वो सारे इंपॉर्टेंट है अभी, और क्यों उसका रीजन बताता हूं मैं। क्योंकि अब आ रही है अबेटमेंट की पनिशमेंट। अब एक के बाद एक जितने भी सेक्शन आने वाले हैं उसमें थोड़ा थोड़ा आपको पनिशमेंट के बारे में मालूम पड़ेगा। पहली पनिशमेंट इस चीज की कि आपने जो एक्ट अबेट किया है वो कमिट हो गया। देखो एक चीज तो समझ लो, आपने जो एक्ट अबेट किया है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो कमिट हो। पहली चीज ये मैंने बता दिया। दूसरी चीज कि अगर आपके अबेटमेंट के कारण वो एक्ट मान लो हो जाता है, अगर आपके अबेटमेंट के कारण वो एक्ट हो जाता है फिर तो पक्का आपको सजा मिलेगी। ठीक है, अब सजा मिलती है तो सजा को ढूंढने कहाँ जाते हैं हम? पीनल कोड के अंदर, आईपीसी के अंदर। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑफेंसेस की सजाएं पीछे दे रखी है। मर्डर की दे रखी है, अटेम्प्ट सुसाइड की दे रखी है, रेप की दे रखी है, थेफ्ट की दे रखी है, रॉबरी की दे रखी है। जिन जिन की सजा पे आईपीसी में दे रखी है मतलब कि वहां पे उन सबके एक्सप्रेस प्रोविजन बने हुए हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस प्रोविजन, कि जिन जिन ऑफेंसेस को आईपीसी ने पनिशेबल बोला है और आईपीसी खुद उनकी सजा बता रहा है कि इसमें 10 साल की दो, इसमें 5 साल की दो, इसमें 7 साल की दो, यानी कि वो सब एक्सप्रेस प्रोविजन है। और कुछ कुछ ऐसे अबेटमेंट भी है जिनके लिए आईपीसी ने सजा बता रखी है, जैसे कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एक ऑफेंस होता है जिसमें आईपीसी ने पनिशमेंट बता रखी है। ठीक है, जिसमें आईपीसी ने पनिशमेंट बना रखी है, मतलब एक्सप्रेस प्रोविजन दे रखा है। बट हमारा जो सेक्शन 109 है ये एप्लीकेबल सिर्फ कहां होगा?
ये एप्लीकेबल सिर्फ वहां होगा जहां पे एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं बना हुआ है। तो इसको आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना कि सेक्शन 109 में हम सजा को ढूंढने कब आएंगे, जब किसी चीज का एक्सप्रेस प्रोविजन, जब किसी अबेटमेंट का एक्सप्रेस प्रोविजन आईपीसी में नहीं दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो एक्ट आपने अबेट किया था वो कमिट भी हो गया। मतलब बेसिक टू रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन इज दैट, फर्स्ट कि जिस चीज को अबेट किया वो हो जाना चाहिए, और दूसरी चीज कि उसके लिए कितनी सजा है इसका एक्सप्रेस प्रोविजन आईपीसी में नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अबेटर को पनिशमेंट कितनी मिलेगी। बहुत सिंपल जवाब है, द अबेटर इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज दैट विच मे बी इन्फ्लिक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफेंडर। जितनी सजा वहां पे ऑफेंस करने वाले को मिलेगी उतनी ही सजा यहाँ पे अबेटर को मिलेगी। समझ गए बात? बात ही खत्म हो गई। यानी अगर आपने कोई एक्ट का अबेटमेंट किया, जो एक्ट हो गया, जिस व्यक्ति को आपने अबेट किया उसने वो एक्ट कर दिया, और एक्सप्रेस प्रोविजन भी नहीं दिया कि आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, तो उस केस में आपको उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जितनी पनिशमेंट प्रिंसिपल ऑफेंडर को मिलती है। ठीक है। उसके बाद ये कैसे पता पड़ेगा कि जो एक्ट कमिट हुआ है वो आपके अबेटमेंट के कारण ही हुआ है? ये भी तो एक चीज होती है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे पनिशमेंट सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि आपने जो एक्ट अबेट किया था वो एक्ट कमिट हो गया, और आपके अबेटमेंट के कारण कमिट हुआ है। तो इस चीज को कैसे पता लगाया जाएगा कि आप ही के अबेटमेंट के कारण वो चीज हुई है? तो उसके लिए हम तीन चीज देखेंगे, वही तीन चीज जो हमने कल देखी थी। या तो आपके इंस्टिगेशन से होना चाहिए, या फिर आपकी कॉन्स्पिरेसी से होना चाहिए, या फिर आपके इंटेंशनली एडिंग से होना चाहिए। इन तीनों में से किसी भी चीज से अगर वो एक्ट हुआ है आपके, तो कहा जाएगा कि वो एक्ट आपके अबेटमेंट के कारण ही हुआ है। और आपके अबेटमेंट के कारण हुआ है, एक्सप्रेस प्रोविजन दिया नहीं है, इसलिए आपको उतनी पनिशमेंट मिलेगी जितनी पनिशमेंट प्रिंसिपल ऑफेंडर को मिलती। उसके बाद फेलियर टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज नॉट एन अबेटमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। अगर कोई ऑफेंस हो रहा है, आपको दिख रहा है होता हुआ, कोई ऑफेंस हो रहा है आपको दिख रहा है होता हुआ, बट आपने उसको होने से रोका नहीं। सपोज कर लो आप रोड पे जाने वाले एक इंसान हो, आपके सामने मर्डर हो रहा है, आपने देखा मर्डर होते हुए, आपने नहीं रोका मर्डर होते हुए, चले गए आप चुपचाप दौड़ के अपनी जान बचा के, तो इसको अबेटमेंट नहीं बोलते, इसको अबेटमेंट नहीं बोलते। ठीक है। उसके बाद when an offense is compoundable under section 320 of CRPC, the abatement of such an offense may also be compounded in the like manner। अब आपको सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी पता होना चाहिए। सेक्शन 320 जो है सीआरपीसी का वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है राजीनामा। आप इसको सिंपल सी चीज बोल सकते हो, यानी कि कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसमें आप विक्टिम के साथ या कंप्लेनेंट के साथ बातचीत कर लेते हो और कहते हो कि यार देखो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अपन ये केस सेटलमेंट कर लेते हैं, इसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो आप वो केस वहां से खत्म करवा देते हो। कंप्लेनेंट अगर सहमति देता है इस चीज की तो वो केस खत्म हो जाता है। अब बेसिकली ये वो ऑफेंस होते हैं जो समाज के अगेंस्ट ऑफेंस नहीं होते, किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस होते हैं। तो प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, अब अगर वो प्राइवेट पर्सन खुद कोर्ट को कह देता है कि ठीक है सर मुझे नहीं चलाना ये केस, माफी मांग ली इसने, मैं माफ करना चाहता हूँ इसको, तो आप उस ऑफेंस की कंपाउंडिंग कर सकते हो। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। तो जब कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल होता है, जब कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल होता है मतलब जिस ऑफेंस में राजीनामा हो सकता है, जिस ऑफेंस में सहमति से दोनों पक्ष एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, माफ कर सकते हैं एक दूसरे को, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कंपाउंडेबल है सेक्शन 320 में, तो ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट भी कंपाउंडेबल होगा। यानी ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट भी कंपाउंड किया जा सकता है। और जो ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है उसका अबेटमेंट भी कंपाउंडेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर इतना बड़ा ऑफेंस होता है कि उसकी कंपाउंडिंग नहीं की जा सकती, कि किसी का मर्डर कर दो फिर उसके परिवार वालों से मिलकर बोलो कि यार देखो कंपाउंडिंग कर लेते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। सीआरपीसी में इस ऑफेंस को कंपाउंडेबल बनाया ही नहीं। हीनियस ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं होते, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए सेक्शन 109 कंप्लीट हुआ, सेक्शन 110 पे आते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, punishment for abatement if person abated does act with different intention from that of abater। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, और वो चीज क्या थी? वो चीज ये थी कि आपने किसी व्यक्ति को अबेट किया, आपने किसी व्यक्ति को अबेट किया कुछ करने के लिए, उस व्यक्ति ने कर दिया। अब उस व्यक्ति का क्या इंटेंशन था, जिसको आपने अबेट किया? जैसे कि मान लो मैं अबेटर हूं और मैंने आप में से किसी भी एक को, सपोज करो आदित्य जी को, मैंने कह दिया
कि यार तुम इनका मर्डर कर दो, और मैं उकसाने लगा आदित्य जी को कि तुम इनका मर्डर करो, मर्डर करो, मर्डर करो। अब आदित्य जी की उनसे खुद पर्सनल भी कोई दुश्मनी थी, कोई सी अपनी आपसी दुश्मनी उनकी थी, तो उन्होंने अपनी आपसी दुश्मनी के कारण मर्डर कर दिया। मैं उकसा रहा था मर्डर करने के लिए, मेरा रीजन कुछ और था, उनने मेरे अबेटमेंट के कारण मर्डर कर दिया, बट उनका इंटेंशन कुछ और था। तो यहां पे सेक्शन 110 अप्लाई होगा कि अबेटमेंट तो किया है, मैंने अबेटमेंट किया, लेकिन जो अबेटमेंट मैंने किया, जिस व्यक्ति को मैंने अबेट किया, उस व्यक्ति ने वो ऑफेंस किसी दूसरे इंटेंशन से किया, उसमें अबेटर के इंटेंशन से नहीं किया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये कहा था कि दिस इज इनमटेरियल, ये चीज बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है, इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला, यानी कि वो व्यक्ति जो अबेट हो रहा है, वो व्यक्ति ऑफेंस किस इंटेंशन से कर रहा है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि मैंने आपको अबेट किया, मैंने अपना काम कंप्लीट किया, मेरे अबेटमेंट के कारण आपने वो ऑफेंस किया, काम खत्म। अब आपका इंटेंशन क्या था, क्या नहीं था, कुछ था भी या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज सेक्शन 110 में लिखी कि दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट दो द पर्सन अबेटेड कमिट द ऑफेंस विद अ डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज, येट द अबेटर विल बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस अबेटेड। पर हुआ तो वहां पे मर्डर ना, हुआ तो मर्डर ना, तो मुझे तो अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए ही यहां पे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, चाहे भले ही सामने वाले का इंटेंशन कुछ भी हो। मेरा काम कंप्लीट हो गया था, मैंने अबेटमेंट सक्सेसफुली कर दिया था, तो मुझे तो पनिशमेंट उसकी मिलेगी। ये सेक्शन 110। अब आता है सेक्शन 111। अब देखो 111 और ज्यादा इंटरेस्टिंग। लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। सपोज कर लो फिर से मैंने आदित्य जी को किसी ऑफेंस को करने के लिए उकसाया। अब मैं उनको उकसा रहा था कि यार तुम सामने वाले के ना हाथ पैर तोड़ना, बस मैंने उन्हें उकसाया कि सामने वाले के हाथ पैर तोड़ दो, सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट कर दो। वो गए तो उन्होंने ग्रीवियस हर्ट को करने की जगह मर्डर ही कर दिया। अब यहाँ पे देखो बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि अबेट तो मैंने किसी और चीज के लिए किया था, बट करके वो कुछ और आ गए। तो यहाँ पे सेक्शन 111 अप्लाई हो जाएगा कि liability, what is the liability of the abater when he abated a different act but the act committed was different। बड़ी सिंपल से शब्दों में यहाँ पे इनने सेक्शन 111 में लिख दिया कि when an act is abated and the different act is done, the abater is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abated it। अब समझ लो इस बात को, मैंने आदित्य जी को कहा था कि हाथ पैर तोड़ के आना, बट आदित्य जी क्या करके आए, मर्डर करके आए। ठीक है, अच्छा मैं इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, हाँ ऐसा समझना मत कि सच बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ हाथ पैर तोड़ने का बोला था, यानी कि मेरा जो अबेटमेंट है वो सिर्फ हाथ पैर तोड़ने का यानी कि ग्रीवियस हर्ट का था, बट मर्डर कर दिया, ये एक दूसरा एक्ट हो गया। बट समझो मैं फिर भी यहाँ पे मर्डर के अबेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, चाहे भले ही मैंने सिर्फ ग्रीवियस हर्ट के अबेटमेंट के लिए आपको अबेट किया था, बट जो एक्ट होता है ना उसी एक्ट के लिए अबेटर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। यानी कि मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होऊंगा फॉर द एक्ट डन, दैट इज द मर्डर। ठीक है, बट इसमें एक छोटा सा लॉजिक लगता है। छोटा सा लॉजिक ये लगता है, एक प्रोविजो आता है दैट द एक्ट डन was a probable consequence of the abatement and was committed under the influence of the instigation and conspiracy which constituted the abatement। यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, देखो आप इसको अगर खुद प्रैक्टिकली सोचोगे, अगर आप इस सेक्शन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझोगे, तो आपको एक चीज मालूम पड़ेगी कि यार मैंने तो सिर्फ हाथ पैर तोड़ने का बोला था, मैंने तो सिर्फ ग्रीवियस हर्ट के लिए अबेट किया था, आपने तो जान से मार दिया। मैं तो चाहता ही नहीं था कि आप उसको जान से मारो। अगर मान लो ऐसा होता तो किसी को बताऊंगा अगर मैं ये चीज, तो वो तो मुझे निर्दोष समझेगा कि अरे यार तूने तो सिर्फ हाथ पैर तोड़ने का बोला था यार, उनने ही मर्डर कर दिया यार, तो तू मर्डर के लिए क्यों लायबल हो गया। ये ऐसा एक आम आदमी सोचेगा। तो उसकी सोच के लिए एक प्रोविजो यहाँ पे दिया है। प्रोविजो ये दिया है कि जब मैं आपको अबेट कर रहा हूं ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के लिए, जब मैं आपको अबेट कर रहा हूं ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के लिए, तो उस वक्त मेरे अंदर एक मेंसरिया चल रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप सामने वाले को जाके ग्रीवियस हर्ट पहुंचाओ।
और ग्रीवियस हर्ट का मतलब होता है कि जोर से चोट पहुंचाना, एक ऐसी चोट पहुंचाना जिससे 20 डेज तक सामने वाले को तकलीफ हो, एक ऐसी चोट पहुंचाना जो ग्रीवियस हर्ट कहलाती है। तो जब मैं आपको ग्रीवियस हर्ट के लिए अबेट कर रहा हूं, तो मुझे ये पता है कि एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि सामने वाले व्यक्ति की जान जा सकती है। बड़ी सिंपल सी बात है यार, किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाते हो अगर हथियारों से, तो आपको पता होगा ना कि यार उसकी जान भी जा सकती है। एक प्रोबेबल कंसिक्वेंस उसका ये भी तो हो सकता है ना कि किसी को अगर ग्रीवियस हर्ट पहुंचाओगे तो वो मर भी सकता है उस चोट से। ये जरूर होना चाहिए यहाँ पे। मतलब मैंने आपको ग्रीवियस हर्ट के लिए अबेट किया, तो उसी ग्रीवियस हर्ट का एक प्रोबेबल कंसिक्वेंस ये भी होता है कि वहां पे मृत्यु हो सकती है, ये चीज। और दूसरी चीज कि मैंने जो आपको अबेटमेंट किया, यानी कि मैंने जो आपको इंस्टिगेशन किया, ऐड किया, कॉन्स्पिरेसी करी